गलती से भी पेपर डिस्कस मत कर। तेरे सामने ऐसा भी वक्त आएगा जब लगातार तुझसे 5-6 सवाल नहीं बन रहे, जो है ना एंजाइटी सी हो रही है, पता नहीं मतलब डर लग रहा है, पता नहीं कैसे होगा। यहाँ पे जो खेल है वो रटने रटाने का नहीं है बेसिकली। हेलो, तो भैया जिसका बरसों से इंतजार था, फाइनली वो दिन आ गया है और कल आपका जी एडवांस का पेपर है। मेरे सारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। वो सारे लोग जो मुझसे किसी न किसी माध्यम से पढ़े हैं, ऑफलाइन में पढ़े हैं, ऑनलाइन में पढ़े हैं, जिन लोगों ने 11th क्लास में मुझसे ऑनलाइन में पढ़ाई की थी, जिन लोगों ने 12th क्लास में मुझसे ऑफलाइन में पढ़े थे, और जो है विद्यापीठ के जितने ऑफलाइन के बच्चे मुझसे पढ़े थे, और जो है ऑनलाइन में जिन्होंने यूट्यूब पे क्लास अटेंड की थी, मंजिल सीरीज की थी, परसेंटाइल बूस्टर की क्लास की थी, और जो है प्रयास 1.0, लक्ष्य 1.0, और वन ऑफ माई फेवरेट बैच पीपीटी बैच प्रयास 2.0, आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। कल का जो पेपर है, जाहिर सी बात है जी एडवांस का पेपर है, मजाक तो है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा टेंशन होना भी लाजमी है और थोड़ा सा नर्वसनेस होना भी लाजमी है। तो खैर कोई बात नहीं, आज इसके बारे में हम लोग 5-6 मिनट में इस चीज़ का डिस्कशन करेंगे, किस तरीके से आपको जो है कल का पेपर के साथ जो है थोड़ा पानी बचानी है, किस तरीके से आपको पेपर देना है। आज की स्पीड में थोड़ी सी अपनी स्लो रखूंगा क्योंकि आज जो चीज़ें हैं वो समझने की ज़्यादा है। तो सबसे पहले बात आती है कि सर जो है सर बहुत ही पेशेंस, मतलब बहुत ही जो है ना एंजाइटी सी हो रही है, तो पता नहीं मतलब डर लग रहा है, पता नहीं कैसे होगा। तो मेरे भाई देखिए सबके साथ होता है, तेरे स्पेशली तेरे साथ नहीं, अगर स्पेशली तेरे साथ हो तो समझ में भी आता है भाई, ठीक। तो ये वक्त ऐसा है, जो बच्चा जितना पेशेंसली काम करेगा, जो बच्चा अपने आप को जितना ठंडा रखेगा, जाहिर सी बात है वो जीतेगा। यहाँ पे जो खेल है वो रटने रटाने का नहीं है बेसिकली, यहाँ पे सारा खेल है भाई साहब, आप कितने धैर्य के साथ, आप कितने पेशेंस के साथ लास्ट तक टिक सकते हो। लास्ट तक टिकने का मतलब समझ रहा है, 3 घंटे का पेपर नहीं है ये, यहाँ पे 6 घंटे का पेपर। क्लियर है? अब किस तरीके से पेपर को आगे बढ़ाना है वो मैं पहले डिस्कशन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे ये बोलूंगा कि अपनी स्ट्रेटेजी चेंज बिल्कुल ना करें। जो आपने पिछले 2 साल या 1 साल में जिस स्ट्रेटेजी में आप पेपर देते आए हैं वही स्ट्रेटेजी में जाना है। ये टाइम एक्सपेरिमेंट का बिल्कुल ठीक। आप सपोज एग्जाम्पल के तौर पे मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे क्या करते हैं कि वो केमिस्ट्री से शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं भी आपको ये बोलूंगा कि शुरुआत केमिस्ट्री से ही करनी चाहिए। अगर आप पूरे साल भर केमिस्ट्री से शुरुआत करते थे तो सबसे पहला पेपर अटेम्प्ट आप केमिस्ट्री का ही करें। रीजन इज दैट कि केमिस्ट्री के जो ऑर्गेनिक के सवाल, इनऑर्गेनिक के सवाल होते हैं वो बहुत ही कम समय में आपसे हो जाते हैं एज कंपेयर टू फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। मैथ्स स्टार्टिंग में उठाने की भूल ना करें, क्योंकि मैथ्स का सवाल देख के तू गारंटी नहीं ले सकता कि तेरे से बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक। लेकिन केमिस्ट्री के सवाल तू देख के गारंटी ले सकता है कि तुझसे बनेगा या नहीं बनेगा। हमको अल्टीमेटली यही तो करना है ना कि हमको जो आता है वो हम मार्क्स में तब्दील कर लें, जो हमको आता है वो अपन अपना बेस्ट दे तो हमारा काम हो जाएगा भाई। तो केमिस्ट्री के सवालों में क्या होता है भाई साहब, ऑर्गेनिक के सवाल, इनऑर्गेनिक के सवाल एटलीस्ट हमको पता चल जाता है यार ये हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट टाइम वेस्ट उसमें थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू मैथमेटिक्स एंड द फिजिक्स। तो आप, मेरा सजेशन यही है कि अगर आप पूरे साल अगर केमिस्ट्री से शुरुआत करते हैं तो आप केमिस्ट्री से ही शुरुआत करें। कोई बच्चा अगर फिजिक्स से करता है तो इट्स योर चॉइस, आप फिजिक्स से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। तो पहले मेरा सजेशन जो था वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद क्योंकि जेईई एडवांस का जो पेपर होता है मेरे भाई, वो हर साल उसका पैटर्न बदलता रहता है, जाहिर सी बात है। कभी कुछ पैटर्न आ गया, कभी कुछ पैटर्न आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया। इसलिए सबसे पहले मैं आपसे ये बात बोलूंगा कि बहुत ही इत्मीनान से जेईई एडवांस का जो भी पैटर्न आएगा वो पढ़ लेना और लिख लेना। बात समझ मारिए, कहीं अगर कॉपी, अगर तुमका कहीं जो पेज वगैरह मिल रहे कहीं हल्के से लिख लेना भैया उसको कि भैया ये पैटर्न है। ऐसा ना हो कि भाई साहब एक सेक्शन से तो दूसरे सेक्शन, मैंने ऐसा भी देखा, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में गया और वहां पे सपोज तूने जो है इस चीज को नजरअंदाज कर दिया और फ्लो में सवाल गलती कर दिया। तो बेसिकली अब ये तो तेरे को उसी टाइम पे खेलना है, ठीक। उसी टाइम पे खेलने का मतलब सपोज आपसे सारे सवाल मल्टीपल चॉइस के आ जाते हैं एग्जांपल के तौर पे, या कुछ मल्टीपल चॉइस के सवाल आ जाते हैं, तो इन दैट केस तेरे को पता है वहां पे तुक्का कतई नहीं मारना भैया, बिल्कुल भी तुक्का नहीं मारना, ठीक। वहां पे जितना बने उतना बना के चुपचाप साइलेंटली आ जाओ। तेरे सामने ऐसा भी वक्त आएगा, मैं बता दे रहा हूं, तेरे सामने ऐसा भी वक्त आएगा जब लगातार तुझसे 5-6 सवाल नहीं बन रहे हो। पहला सवाल नहीं बना, दूसरा नहीं बना, तीसरा नहीं बना, चौथा नहीं बना। उस टाइम पर तेरे को पेशेंस रखना, याद रखना मेरे अल्फाज तेरे कान को उस टाइम पे गूंजने चाहिए। हमने बोला था कि तुझे हिम्मत नहीं हारनी है, तू वहां पे पेशेंस बनाए रखना, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है ये 100% का है ही नहीं। ये जो एग्जामिनेशन है इसमें 100% मार्क्स नहीं लाए जाते। ये एग्जामिनेशन ऐसा कि भैया तो सिंसियर तरीके से आधा भी तूने कर लिया ना, 50% भी कर लिया तूने, तो भी तेरे 1000-1200 के आसपास रैंक आ जाती है। और अगर तूने 40% भी कर लिया तो भी तू जो एक तरीके से जो है सेलेक्ट तो तू हो ही जाएगा। प्रॉब्लम कहां होती है, हम सोचते हैं भैया पूरा का पूरा करेंगे, पहला ना हुआ, दूसरा ना हुआ, तीसरा हुआ, टेंशन में आ गया। समझ मेरी बात को मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक। यहाँ पे गेम ही बेसिकली है, 40% तूने कर दिया, तेरा सिलेक्शन हो गया भाई। 40% वो भी ओवरऑल बोल रहा हूं मैं, ओवरऑल बोल रहा हूं, ठीक। तो तेरा टारगेट सेट करके नहीं जाना, ये नहीं कि नहीं हम तो 40 ही करेंगे, ऐसा भी नहीं, ठीक। ये नहीं हम तो 50 ही करें, ऐसा भी नहीं। इसलिए सुकून से जाओ और पहले क्वेश्चन को पिक करने से पहले उसको ट्राई करना है या नहीं करना है, पहले खुद में श्योर हो जाओ।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे क्या करते हैं, सवाल देखेंगे, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, अबे यार पता नहीं होगा नहीं होगा, चल होगा नहीं होगा तो कर ले। ऐसे सवालों को शुरू में ट्राई नहीं करना है। सवाल की लैंग्वेज देख के तेरे को समझ में आ जाएगा कि सवाल तेरा करा हुआ है या इस टाइप के सवाल तूने किए हुए हैं, तब तू उस सवाल की तरफ जाएगा। वरना कुछ नए प्रकार के जो सवाल आएंगे उनको तू बाद में करेगा, उनको तू बाद में करेंगे। दो प्रकार के सवाल होंगे, देख मैं एक बात बोलूं, कुछ सवाल की लैंग्वेज बहुत ही छोटी होगी। ऑल तो जे एडवांस में ऐसा देखने के लिए कम मिलता है, लेकिन होता जरूर है। भले ही तेरे को हर एक सब्जेक्ट में तुझे 2-2, 3-3 सवाल ऐसे देखने के लिए मिले, मात्र 2 सवाल तेरे को ऐसे देखने जिसकी लैंग्वेज छोटी सी है, मात्र 3 सवाल ऐसे देखने जिसकी लैंग्वेज छोटी है। वो सवाल मेरे हिसाब से पहले करने हैं, क्योंकि वो जल्दी समझ में आ जाते हैं, और जो चीज जल्दी समझ में आ जाती है भैया, जल्दी से वो हमारी सॉल्व भी हो जाती है। तो ये बेसिकली गेम है। तो मान के चल 2-3 सवाल तूने इस तरीके से खींच दिए। कल का पेपर तो ये मान के चल ओवरऑल अगर 100% है ना, तो 50 to 60% तेरा इजी और मीडियम जाने वाला है। 40%, 30%, 40% तेरा टफ साइड जाने वाला है। तुझे उन सारे क्वेश्चन से बचना है जो टफ साइड है, और केवल अपनी एनर्जी मीडियम और एवरेज सवालों, मीडियम और इजी सवालों की तरफ अपनी एनर्जी को लगाना है। अगर तूने ये काम करके तू ले गया कल, तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो मस्त रैंक लेके वहां से निकाल सकता है। कोई बड़ी बात नहीं अगर तू रैंक निकाल लेगा तो। ठीक, ये चीज होगी। दूसरी चीज, सपोज फिजिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं, तो लैंग्वेजेस वाले जो क्वेश्चन है उनको पहले ट्राई करें, वो आपका समय बचाएंगे। लैंग्वेज में तो समझ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लैंग्वेज का मतलब ये कहना चाह रहे हैं भैया, जब डाटा ही नहीं है तो जाहिर सी बात है मैथ्स होगी नहीं उसमें। जरूर तेरे को 2-3 सवाल ऐसे जरूर देखने के लिए मिल जाएंगे, 2 सवाल तो तेरे को हर पेपर में देखने के लिए मिल जाएंगे फिजिक्स में, कि जो केवल लैंग्वेज टाइप के होंगे, जिसमें कैलकुलेशंस नाम मात्र के बराबर होगी, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर इस प्रकार के सवाल तेरे को देखने के लिए मिलते हैं, तो पहले आप उनको करो, इत्मीनान से करो। इत्मीनान से मतलब समझ रहा है, सुकून से करो, बिना किसी जल्दबाजी के। करेक्ट इनकरेक्ट में गलती नहीं होनी चाहिए। सिली मिस्टेक तो कल बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही है? सिली मिस्टेक्स तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। और जब आप मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आप कर रहे हो, तो एक बार जरा 4 ऑप्शन पढ़ भी ले। समझना मेरे बात को। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मल्टीपल चॉइस में क्या था, तूने ए ऑप्शन निकाल दिया, तूने बी ऑप्शन भी निकाल दिया, और जब तू सी ऑप्शन निकालने गया तो पता चला कि ए ऑप्शन के रास्ते में ही, समझ रहा है ना, जब ए ऑप्शन को सॉल्व कर रहा था, उसके मिडिल में ही सी वाला क्वेश्चन पूछ लिया, फिर तू दोबारा कैलकुलेशन कर रहा है। इसलिए जब भी कभी सुकून से सवाल आप पढ़ो, सवाल पढ़ने के बाद 4 ऑप्शन भी देख लो कि भैया किस किस में क्या क्या पूछ रहा है। अगर सपोज 4 क्वेश्चन तेरे को टफ लग रहे हैं, कोई एक तेरे को आसान लग रहा है, तेरे को लग रहा है भैया ये तो मुझसे हो गया है सवाल, तो कोई बात नहीं भैया, चुपके से 1 नंबर ले और निकल ले। जेईई एडवांस में 1 नंबर की बहुत वैल्यू होती है। समझ में आ रही बात? चुपचाप 1 नंबर लो और लेके वहां से निकल लो। पहली चीज, पहली नहीं, बहुत सारी चीज होगी। अभी नेक्स्ट चीज, जैसे कि 2 स्लॉट में पेपर है, इन चीज में आई थिंक आपको एक बात तो पता चल गई होगी सबसे पहले, कि पहले पेपर के बाद और दूसरे पेपर के बीच का जो टाइम होता है, ये बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है। इसमें ना ही आप किसी से बात करो सिवाय अपने पेरेंट्स के साथ, जो भी आपको पेपर एग्जामिनेशन सेंटर में गए हो, बस केवल उनके टच में रहो। कोई दोस्त अगर आपके साथ जा रहा है, गलती से भी पेपर डिस्कस मत करना, गलती से भी पेपर बिल्कुल डिस्कस मत करना। क्योंकि अक्सर मैं आपको बता दूं, पहला पेपर जो होता है, ऑन एवरेज में बोल रहा हूं आपको, पहला पेपर थोड़ा सा टफ होता है एज कंपेयर टू सेकंड। ठीक, तो जाहिर सी बात है, जब तू पहला पेपर दे रहा होगा, अगर तेरे को पेपर टफ लगे, तो ये मत समझना भैया मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा, मैं तो तुक्का मार के आगे बढ़ रहा हूं, ये हरकतें मत कर देना बिल्कुल भी। क्योंकि पहला पेपर मैक्सिमम जो ऑन एवरेज अगर मैं देखूं, तो काफी बच्चों को पहला पेपर ज्यादा टफ लगता है। तो कभी ये नहीं होना चाहिए कि सपोज तुझसे एग्जांपल के तौर पर फिजिक्स में 4 सवाल बने, ठीक है, अब तू सोच रहा है तो 4 ही सवाल बन रहे हैं, सर ये तो मेरा तो सिलेक्शन ही ना होगा, मैं तो बस हाथ पैर फूल गया, तूने तुक्का मारना शुरू कर दिया ना। दूसरा पेपर बाकी है, अभी तेरे को 4 बने ना फिजिक्स में, तो तू 4 ही बना के, समझ मारी बात, जिससे फिजिक्स में 4 ही बने, तो मेरे भाई तू 4 ही बना के आ। क्या पता दूसरे पेपर में तुझसे 7-8 बन जाए, क्योंकि दूसरा पेपर एज कंपेयर टू फर्स्ट पेपर होता तो थोड़ा आसान है, लेकिन दिक्कत ये है कि दिमाग थक जाता है तब तक, इसलिए हमको थोड़ा सा टफ लगने लगता है। तो इसलिए पहले पेपर में अगर तेरा पेपर तुझे ऐसा लगे कि तेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं जा रहा है, अपने आप पे काबू रखना, पेशेंस बनाए रखना, ये सोचना यस इस पेपर में मैं अपना बेस्ट करूंगा। अभी एक पेपर और बाकी है जहां पे हमारे जो है मार्क्स निकल के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। बात समझ मारिए। और जो भी तेरा पेपर जाए मेरे भाई, वो अपने दोस्तों से बिल्कुल डिस्कस मत करना, किसका आंसर क्या था ये बिल्कुल डिस्कस मत करना। कोई तुझसे पूछे, बोल देना यार चला गया जैसे गया मुझे नहीं पता, ठीक ना। उसको ये बोलना अरे मैंने तो फोड़ दिया, मेरे तो भैया सारे क्वेश्चन बन गए ना, ये एक्साइटमेंट में बोलना है, ना ही उसके सामने थोड़ा सा उदास होकर बोलना है मेरा पेपर खराब हो गया है। क्योंकि सच बात पता है क्या, जेईई एडवांस का जो पेपर होता है, कम से कम सेलेक्ट होने वाले 70% बच्चों को तो यही लगता है कि यार पेपर खराब हो गया, क्योंकि उनको आदत होती है, जेईई मेंस देके आए होते हैं, वो आदत होती है 70-80% स्कोर करने की। यहाँ पर उनको लगता है साला 50% स्कोर किया है, 50% स्कोर किया तो इसमें सिली मिस्टेक्स भी होगी, इसको पता नहीं 30% के आसपास मार्क्स जा रहे हैं, तो उनको अंदर से ही फील आती है कि भाई साहब मेरा तो शायद नहीं होगा। जबकि जब रैंक आती वो भी शॉक रह जाते, भाई अरे मेरा तो सिलेक्शन हो गया। तो आप भी उसमें से एक हो सकते हो,
क्लियर है? तो ये सारी बातें बेटा मैंने आपको बता दी है। करेक्ट इनकरेक्ट से बच के निकलना है, कैलकुलेशन बहुत ही आराम से करना है। जब भी कभी कोई लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन का सवाल है, सुकून से पहले सवाल को पढ़ लेना आराम से, पहले थोड़ा सा 20 सेकंड 30 सेकंड 40 सेकंड मंथन कर लेना, करना क्या है, वहां पे जाके कौन सा एलिमेंट पकड़ना है, कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, इन चीजों में लिमिट क्या होनी चाहिए इंटीग्रेशन की, इन चीजों में बहुत ही आराम से आपको सॉल्व करना है। और चारों ऑप्शन को भैया पढ़ लेना है शुरू में ही। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंटीग्रेशन करना होता है पर लिमिट चेंज करके वो चारों ऑप्शन दे देगा, फिर पता चला कि भाई साहब इस तरीके के सवालों में तो समझ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये वाली चीजें। और फिजिक्स में कभी कभी कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो पैराग्राफ में लंबे चौड़े आ गए, ठीक, तो मैं बोलूंगा इन सवालों को आखिरी में करो, बिल्कुल भी शुरू में उन पर टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पहले तो वो सवाल पढ़ेगा, फिर तो सवाल समझेगा, ठीक है, फिर तू बैठ के सोचेगा, फिर तू 4 ऑप्शन करेगा। तो किसी की अगर रीडिंग स्किल थोड़ी सी भी कमजोर हुई या सवाल की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ हो गई तो इसका मतलब उसको पढ़ने में 5 6 7 8 मिनट लग जाएंगे तेरे को। तो तू करेगा तो भैया पता चला कि 10 से 15 मिनट तू एक सवाल में लगा रहा है, तो भैया अगर ऐसे करेगा तो 5 ही सवाल कर पाएगा फिर, और उसकी भी गारंटी नहीं है सही करेगा गलत करेगा। तो बेटा ऐसे सवालों से मेरे भाई तेरे को बच के निकलना है। हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखना, फिजिक्स में अगर अपार्ट फ्रॉम द पैराग्राफ को हटा के अगर किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत बड़ी है, समझना मेरी बात को, सपोज फिजिक्स में क्वेश्चन आ गया, उसकी लैंग्वेज बहुत बड़ी है, ठीक है, लैंग्वेज बहुत बड़ी, ओनली लैंग्वेज बहुत बड़ी है, कभी तूने डिसीजन लिया कि मेरे को सवाल करना है, तो याद रखना मेरी बात, ऐसे सवाल जिनकी लैंग्वेज बहुत बड़ी होती है, पैराग्राफ वाले नहीं होते, वो सवाल लैंग्वेज में भले ही बड़े होते हैं लेकिन फिजिक्स में बहुत ही आसान है अक्सर, ऑन एवरेज जो मैंने दिखाया, ठीक। तो ऐसे सवालों के लिए हड़बड़ी बिल्कुल नहीं, सुकून से समझना, सवाल को सुकून से समझने की कोशिश करना। मान लेना कि भैया अगर मैंने डिसीजन लिया है क्वेश्चन करना है तो 2 मिनट तो मैं लगाऊंगा सवाल को समझने में, 2 मिनट लगाना सवाल को समझने में, बड़े आराम से 2 मिनट सवाल को समझने में लगाना, और फिर तू देखना अगर तू सवाल समझ गया तो अगले तीसरे मिनट में तू सवाल सॉल्व कर लेना, क्योंकि जिनकी लैंग्वेज इतनी बड़ी होती है ना, अक्सर ऑन एवरेज में बात बोल रहा हूं फिजिक्स में, वो सवाल ज्यादा नहीं बस 2 या 3 लाइन के ही होते हैं अगर उनका सोल्यूशन अपन देखेंगे तो। इस बात का तेरे को विशेष ध्यान देना है। और सबसे पहले नो डाउट वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने मेरे भाई जो बहुत सिंपल है, जैसे कि हम लोग रोटेशन हम कितने हाई फाई लेवल का पढ़ लेते हैं, लेकिन रोटेशन में भी तो कितने सिंपल सवाल आए हैं। अगर तू जे एडवांस के तूने पीवाईक्यू लगाए होंगे रोटेशन के, वहां पे आर क्रॉस एमबी पे एंगुलर मोमेंटम के सवाल पूछ लिए, टॉर्क के सिंपल सवाल पूछ लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सवाल पूछ लिए, कुछ सवाल तो रिपीटेडली आ जाते हैं कि एक डिस्क में से डिस्क निकाल के फेंक दिया, बता दे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस का और किस एक्सिस का और कितना होगा। इस प्रकार के छोटे छोटे सवाल भी काफी सारे हमको देखने के लिए मिले हैं मेरे भाई। तो उस प्रकार के जो भी सवाल तेरे देखे हुए आ जाए, चाहे वो सेंटर मास का हो, चाहे वो रोटेशन हो, चाहे मैकेनिक, उनको जरूर करें, छोटे सवालों को तो जरूर करें। अब जैसे मैं बात कर रहा हूं जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स, ठीक, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स तो नहीं, थर्मोडायनेमिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी या हीट, इनके क्वेश्चन अक्सर थोड़े से आसान होते हैं क्योंकि इसमें हाई फाई लेवल बन नहीं सकता ज्यादा, तो इनके जो क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान होते हैं। तो मैं बोलूंगा सबसे पहले इनको ट्राई करें, ग्राफ के क्वेश्चन सबसे पहले ट्राई करें, ग्राफ के क्वेश्चन वो जल्दी बन जाते हैं। ग्राफ के जिसमें मैथमेटिक्स नहीं है उनके क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन, या थर्मोडायनेमिक्स, जैसे मैंने अभी ये बात बोली फ्लूइड मैकेनिक्स, इनके क्वेश्चन थोड़े से आसान होते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स पैराग्राफ वाला पार्ट छोड़ दो, ठीक। तो इन क्वेश्चन को आप जरूर पहले करें, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में तू जानता है वहां पर साफ साफ तेरे को सर्किट बना हुआ दिख जाएगा, उसमें तुझे पता होगा कि यार ये पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोगों ने बहुत अच्छे से की होगी, क्लियर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी कुछ सवाल बहुत ही आसान आ जाते हैं, जैसे पिछली बार तो यही आ गया था कि भाई साहब एक कोन था और नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, बता दो फ्लक्स कितना होगा, भाई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन ऊपर के। तो ऐसे सवाल भी तेरे को देखने के लिए मिलेंगे, बस वहां पे सिली मिस्टेक्स नहीं, सिली मिस्टेक्स समझ मारी बात। कल तूने अगर अपने सिली मिस्टेक्स बचा ली और सिंपल और एवरेज सवाल भी तू करके ले गया ना, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, क्लियर है। आई थिंक जितना मैंने आपको समझाना था उतना मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद जो है कल के पेपर में बड़े मस्त तरीके से जो है बस ये बोलूंगा, पेशेंस रखो और आप ये सोचो कि भाई ठीक है, एक जो जर्नी थी हम लोगों ने डिसाइड की थी कि हम जी एडवांस की प्रिपरेशन करेंगे, अब बेसिकली उसका दिन है तो नर्वस नहीं होता है, ये नर्वस नहीं होना, ये टाइम जो है बेसिकली आपका है इस चीज को मजे लेने का, समझ मारी बात, इस चीज को मजे लेने का। रिजल्ट जो भी आए भगवान जी के ऊपर छोड़ो, आप तो ये सोचो जी गुरुजी मैं तो अपना बेस्ट करके आऊंगा, खत्म कहानी, सिलेक्शन हो या ना हो गया बल्ले बल्ले। और अगर सपोज किसी कारणवश ऊपर नीचे रह जाती है तो इसका मतलब भगवान जी ने मेरे लिए कुछ और अच्छा सोच रखा होगा, तब की तब देखेंगे, अभी तो इस पल को जी ले हम लोग, क्लियर है। तो चलो भाई, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।